Hi guys, once again welcome to our channel and today is the third session of CLAT 2020 कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स। सो इस थर्ड सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं उसको बता दूं। आज के सेशन का 3 पॉइंट होगा, 3 पार्ट में ये सेशन डिवाइडेड होंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का। जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, और उसके बाद मैं लास्ट में ये डिस्कस करूंगा कि इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, उस पर नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो फाइनली आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के इस सेशन का जो स्टार्टिंग है हमारा वो एक छोटे से इंटरनेशनल टॉपिक से होगा। सो अंशुला कांत को सीएफओ अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का। सो ये कौन है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अंशुला कांत एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल्सो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक का अपॉइंट किया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंशुला कांत ये फर्स्ट वीमेन है जो वर्ल्ड बैंक की सीएफओ हैं, फर्स्ट वीमेन सीएफओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज द फर्स्ट वीमेन सीएफओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। और इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ही अंशुला कांत का अपॉइंटमेंट दिया है। और इसके अलावा आपको ये भी जानने की जरूरत है कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक है क्या। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? इसका काम है लोन और ग्रांट प्रोवाइड करवाना वैसे कंट्री के गवर्नमेंट को जो पुअरर कंट्री होंगे, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड्स होती है, उनको लोन और ग्रांट प्रोवाइड करवाना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का जो क्रिएशन है वो 1944 में हुआ है, और ये क्रिएशन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। और इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए, एक और टर्म यूज होता है आईएमएफ। ये भी एक वर्ल्ड बैंक जैसे का ही एक पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। सो आईएमएफ को भी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस आईएमएफ को भी इसी 1944 ईयर में और इसी कॉन्फ्रेंस में इसको भी बनाया गया था। सो ये दो, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन 1944 में एस्टैब्लिश हुए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। ये भी एक इंटरनेशनल मैटर है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये मैटर हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने फाइन इंपोज किया है। सो एक्चुअली $5 बिलियन की पेनाल्टी पाकिस्तान के ऊपर इंपोज किया गया है। और ये क्यों इंपोज किया गया था? अनलॉफुल डिनायल ऑफ माइनिंग लीज टू कंपनी कॉल्ड टैथियन कॉपर कंपनी। इसके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस कंपनी के साथ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसको ब्रीच करने के कारण से ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इसके ऊपर फाइन इंपोज किया है। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि ये केस है क्या। एक्चुअली टैथियन कॉपर कंपनी और पाकिस्तान के बीच का ये केस है। इस केस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 2012 में इस कंपनी यानी कि टीसीसी ने एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में एक क्लेम फाइल किया था। एक्चुअली ये क्लेम क्या था? ये 2011 का ये केस है, जब पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने लीजिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके लीजिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के बाद ये जो कंपनी थी टीसीसी, ये चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की अगर आप बात करते हैं, इसका एक फुल फॉर्म होता है कि इसका लॉन्ग नेम है, और वो है ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी मैं आपको जो मैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉइंट बता रहा हूं, इसमें वर्ल्ड बैंक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा। सो आप एक बार जरूर इसे नोट करके जरूर रखेंगे।
और इसके अलावा अगर मैं ICSID की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका वर्किंग क्या है? एक्चुअली इसका काम यह है कि ये दो कंट्री के बीच के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री के बीच का जो डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करने का काम ये करेगा। अगर आप इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करेंगे तो 1966 में इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें, इसका जो मेन रीजन है वो ये कि ये लीगल डिस्प्यूट और साथ ही साथ जो कॉलिजन होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में, उसको ये उस तरह के जो डिस्प्यूट्स होंगे उसको ये हैंडल करेगा और रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट या ICSID भी वर्ल्ड बैंक का ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट। मैंने इसके लिए ऑलरेडी अमेंडमेंट और बिल्स और एक्ट के ऊपर जो 2019-20 के लिए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद आप उसे एक बार जरूर देख लेंगे और नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना आप लोग। सो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सो हम लोग का पहला जो पार्लियामेंट का पास किया गया जो उसको बिल को हम लोग देख रहे हैं वो है NIA अमेंडमेंट बिल 2019। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये बिल कहें आप या एक्ट कहें, क्योंकि पहले बिल था और अब ये पास होकर एक्ट बन चुका है, तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है अभी कि उस बिल या एक्ट के अंदर क्या चीज है, उसके प्रोविजंस क्या है और कौन कौन से चेंजेस आए हैं, हमें मेनली ये देखना है। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे, हम लोग बिल या एक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो इसके लिए कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर आप NIA अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करेंगे या इस एक्ट की बात करेंगे तो ये अमेंड हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि एक्ट पहले बन चुका है। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि कौन कौन सी नई चीजें इसमें ऐड हुई है या रिमूव किया गया है। एक्चुअली इस बिल या अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2008 का जो ओरिजिनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का जो एक्ट था उसको अमेंड किया जा रहा है। और इस अमेंडमेंट में NIA को ये पावर दिया जा रहा है कि वो किसी भी टेरर एक्ट, किसी भी इंडियंस या इंडियन इंटरेस्ट जो अब्रॉड में रह रहे हैं, ठीक है, इंडियन इंटरेस्ट या इंडियंस के अगेंस्ट अगर कोई टेरर एक्ट होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर NIA को दिया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि NIA, इस अमेंडमेंट में यह भी कहा गया है कि NIA साइबर क्राइम और इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस होंगे उसको भी ये हैंडल करेगा या इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके अलावा अगर NIA डेजिग्नेटेड कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हर स्टेट में, इस बिल में यह प्रोविजन दिया गया है कि हर स्टेट में NIA के लिए एक स्पेशल कोर्ट होंगे और उस कोर्ट का काम होगा कि जो NIA से रिलेटेड केसेज है सिर्फ उसको वो देखेगा, जो एक्स्ट्रा बाहर के केसेज होंगे या जो दूसरे मैटर से रिलेटेड केस होंगे उसको वो कोर्ट हैंडल नहीं करेगा। एंड ऑल्सो इस एक्ट में कुछ और भी एक्ट को ऐड किया गया है जो NIA को पावर दिया गया कि उसको भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर उसकी मैं बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन का जो पावर दिया गया है NIA को, वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर जो ऑफेंसेज होंगे उसके लिए पावर दिया गया है। और साथ ही साथ UAPA 1967 यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके ऊपर भी पावर दिए गए हैं NIA को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल NIA के इस बिल की अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं इन सारी चीजों के साथ उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से नए पावर्स NIA को दिए गए हैं। सो अगर इन्वेस्टिगेशन पावर की अगर बात की जाए तो साइबर टेररिज्म, वैसे ऑफेंसेज जो काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट से रिलेट करेंगे उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के अंदर जो भी ऑफेंसेज आएंगे उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, तो आपको अभी तक जो भी मैंने इंटरनेशनल टॉपिक या अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपको बताए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप एक बार उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लेंगे और नोट्स जरूर प्रिपेयर करें आप। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट या बिल कौन सा है। तो नेक्स्ट है कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019। एक्चुअली कंपनी अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी 2013 का ही एक्ट है,
कंपनीज एक्ट 2013 को ही अमेंड करके ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें नया क्या है। एक्चुअली पार्लियामेंट ये जो पास कर रही है कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि CSR, उसको थोड़ा सा और टाइट किया गया और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आपको जो कंपनी के लॉ रेगुलेशंस होते हैं उसको आपको फुलफिल करना है और उसको और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सो ये चीजें थी। अब रही बात कि इस बिल का एम क्या था। बहुत छोटा बिल, बहुत ज्यादा इसके लिए आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसको एक बार थोड़ा सा देखना जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया। सो अगर इसके एम की अगर मैं बात करूं इस बिल की, तो इसका एम था ये इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं कॉर्पोरेट के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको बेटर तरीके से इन्फोर्स किया जाए और अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए किसी के ऊपर। सो ये जो हमारा कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019 था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल या एक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने, और वो है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019। और ये जो बिल था ये अब ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप बिल या एक्ट के मैटर पे ना जाएं, हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रोविजंस अवेलेबल कौन कौन से हैं। सो फाइनली हम लोग ये जान लेते हैं कि इस मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2019 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। आपको एडिशनली मैं साथ साथ ये भी बता दूं, ये जो बिल है इसी को हम लोग ट्रिपल तलाक बिल भी कहते हैं। जो ट्रिपल तलाक बिल था वो यही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मैटर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपने जजमेंट में कि ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इलीगल है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार दिया तो इसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना जरूरी हो जाता है। तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाना था। तो एक बात और आपको समझना है कि पार्लियामेंट हमेशा जब सेशन चलेगा तभी वो लॉ बना सकती है। वो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, तो अगर सेशन नहीं चल रहा होता है तो उसके लिए एक प्रोविजन अवेलेबल होता है, वो था ऑर्डिनेंस का प्रोविजन। तो 21 फरवरी 2019 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसमें एक लॉ प्रपोज किया और उसी को बाद में जाकर एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में पास करवाया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी नई चीजें हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये किया गया कि जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया और साथ ही साथ इलीगल बनाया गया। और इसके साथ ही साथ इस तरह की जो प्रैक्टिसेज हैं उसको कॉग्निजेबल पीनल ऑफेंस बनाया गया, यानी कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस को करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो पार्लियामेंट ने जब इस बिल को, इस एक्ट को पास किया तो उसमें पेनाल्टी और इंप्रिजमेंट का भी कुछ प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप इसे वायलेट करते हैं तो क्या हो सकता है। तो इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी इस तरह का अगर ऑफेंस अगर करता है तो उसको पनिशेबल किया गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया कि 3 साल का इंप्रिजमेंट यानी कि जेल की सजा दी गई है और साथ ही साथ फाइन इंपोज करने का प्रोविजन भी डाला गया है। अब ये जो अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर किया गया इसका फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। सो किस किस फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में ट्रिपल तलाक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सभी फॉर्म को इलीगल डिक्लेयर किया गया, चाहे वो रिटन हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो। इन सभी फॉर्म को वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर जो बिल लाया गया इसमें यह भी प्रोविजन है कि अगर इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो पेनाल्टी का जो प्रोविजन डाला गया वो तो लगेगा ही, इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम विमेन होंगी जिनके अगेंस्ट तलाक दिया गया है जिनको, तो इसमें 3% इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहला जिसने तलाक दिया, दूसरा जिसको तलाक दिया गया और तीसरा उसके चाइल्ड। तो जिसको तलाक दिया गया उसके लिए भी कुछ प्रोविजन ऐड किए गए हैं। और उस प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो जो मजिस्ट्रेट होंगे, जो डिटरमाइंड मजिस्ट्रेट होंगे वो इसमें डिक्लेयर करेंगे कि कितना फाइन इंपोज किया जाए, यानी कि जो रेमेडी मिलेंगे वो रेमेडी का कंडीशन क्या होगा ये मजिस्ट्रेट डिफाइन करेंगे। और इसके साथ साथ वो ये डिफाइन करेंगे कि जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे उनको क्या दिया जाए। तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन और जिनको अगेंस्ट ये तलाक दिया गया है उनके इंश्योरिटी के लिए मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। सो मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा? अलायंस डिक्लेयर करना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्पोर्ट कैटेगरी में ITTF वर्ल्ड टूर 2019 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। इससे मे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जी सैथियन एंड एंथनी अमलराज ये 2 पर्सन हैं जिन्होंने मेंस डबल किस टूर्नामेंट में?
वर्ल्ड टूर प्लैटिनम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेबल टेनिस 2019 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने पहली बार कोई मेडल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और वो भी प्लैटिनम इवेंट में। सो ये पहली बार ऐसा हुआ था। और इसके अलावा ये ITTF वर्ल्ड टूर 2019 जो था ये 24th एडिशन था ITTF वर्ल्ड टूर का, और इसका जो शेड्यूलिंग था यानी कि ये जो टाइम फ्रेम था कब से कब तक चला वो 17 जनवरी 2019 से लेकर 15 दिसंबर 2019 तक का था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो ITTF वर्ल्ड टूर होता है इसके दो सेगमेंट होते हैं, पहला वर्ल्ड टूर और दूसरा वर्ल्ड टूर प्लैटिनम। तो ये हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे कॉम्प्रिहेंसिव में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो शॉर्ट करंट अफेयर्स होते हैं उसका कंडीशन क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया के जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। थे क्या, वो है अभी भी। विश्वनाथन आनंद इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एंड ऑल्सो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। इनको chesskit.com ने मेंटर बनाया है। इंडिया का जो एडिशन है उसके लिए इनको मेंटर बनाया गया है। और ये कंपनी कहाँ की है, ये यूएस बेस्ड चेस प्लेटफॉर्म है, ये यूएस की कंपनी है। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेघालय ऐसा फर्स्ट स्टेट हो चुका है जो अपना स्टेट वाटर पॉलिसी इंश्योर किया है और साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन को भी इसने इंश्योर किया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 2 एथलीट मोहम्मद अनास एंड हिमा दास, इन दोनों ने क्लैंडो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज IFFI 2019 यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो गोल्डन जुबली एडिशन था वो 2019 में हुआ और ये गोवा में पणजी में इसको हेल्ड किया गया था, इसको होल्ड किया गया था। एंड द नेक्स्ट इज, रसिया ने एक बहुत ही पावरफुल एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है जिसका नाम स्पेक्टर RG रखा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रसिया और इसके साथ ही साथ जर्मनी, ये दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। तो इसको आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते थे आप एक बार उसे जरूर देख लेंगे और समझ लेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और नेशनल बट इंटरनेशनल टॉपिक है, जस्टिस AK सिकरी। एक्चुअली जस्टिस AK सिकरी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, यानी फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनको इंटरनेशनल जज अपॉइंट किया गया है। कहां, सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के लिए। सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के लिए इंटरनेशनल जज अपॉइंट किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, 2 कंपनी गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट, ये दोनों कंपनी मिलकर एक इंटरनेट साथी के नाम से एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है वो पंजाब और ओडिशा में रहने वाले वैसे रूरल वीमेन के लिए लॉन्च किया गया है जो वहां रहते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं और उनको जरूरत है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, मीराबाई चानू, ये बहुत ही अच्छी एथलीट है और ये वेट लिफ्टर है। सो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल वन किया है वुमेन्स 49 kg कैटेगरी में, और इन्होंने टोटल 191 kg इन्होंने वेट लिफ्ट किया था। और ये जो इवेंट था ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इवेंट था। और इतना ही नहीं, इससे पहले 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही साथ 2018 में ही खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसका एक कैंपेन था, फाइंड द इनक्रेडिबल यू। इस कैंपेन को पाटा की तरफ से गोल्ड अवार्ड 2019 के लिए चूज किया गया। ये पाटा क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इस कैंपेन को पाटा में गोल्ड अवार्ड 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया और अवार्डेड किया गया। एंड द नेक्स्ट इज, बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2019। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2019 का जो एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। एंड दिस बिल सीक्स टू अमेंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2019 विच एस्टैब्लिशेज यूनिवर्सिटीज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन वेरियस स्टेट्स। ये आपके एक छोटा सा अमेंडमेंट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी प्लेयर केशव दत्त
एंड फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन प्रसून बैनर्जी अवार्डेड विथ मोहन बागान रत्न अवार्ड 2000. And also, our Prime Minister of India, Narendra Modi, released the book titled Chandrasekhar, The Last Icon of Ideological Politics. इस बुक को इन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने इसको लॉन्च किया. एंड द नेक्स्ट इज, बहुत ही एक कंट्रोवर्सी चल रही थी रसगुल्ला के ऊपर कि वो बंगाल का स्वीट्स कहलाएगा या वो ओडिशा का कहलाएगा. तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड द स्वीट ऑफ रसगुल्ला, a popular dessert of Odisha has received geographical indication GI tag, यानी कि रसगुल्ला को GI टैग दिया गया है और इसको ओडिशा का डिफाइन किया गया है. और इस टैग को, ये जो टैग होता है, ये जो रजिस्ट्री होती है, कि कौन देता है इसको दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तरफ से. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स विंग कमांडर तरुण चौधरी, ये पहले पायलट है इंडियन फोर्स के जिन्होंने विंग सूट स्काई ड्राइव जंप किया है. एंड द नेक्स्ट इज नासा का टेस्ट सैटेलाइट, यानी कि ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसको ये जो सैटेलाइट है, इसने एक ड्वार्फ स्टार को इन्होंने डिस्कवर किया है इसने, और उस स्टार का नाम दिया गया है TOI 270. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैरी कॉम, 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है 23rd प्रेसिडेंट्स कप में. और ये जो इवेंट हुआ था, ये इंडोनेशिया में इस इवेंट को आयोजित किया गया था. सो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमने कुछ शॉर्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया. अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जो थर्ड सेगमेंट होता है उसमें कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की मैं या टॉपिक की बात करता हूं जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए. तो अगर मैं उसकी बात करूं तो सार्क फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको जान लेना चाहिए. इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मैटर के लिए, ये आप एक बार जान लेंगे. और इसके अलावा सीसैट एक ट्रिब्यूनल है, यानी कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आप लोग जान लेंगे. एंड द नेक्स्ट इज द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2019, इसे भी आप एक बार देख लेंगे. एंड द नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ स्टेट, इसके जो प्रोविजंस है, जितने भी प्रोविजंस हैं गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड, वो एक बार देख लेंगे, मे बी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया आज के सेशन में, आप एक बार इसे भी देख लेंगे. और इसके साथ ही साथ अभी जस्ट न्यूज़पेपर में आया था, कुलभूषण जाधव का मैटर एक बार फिर से हाईलाइट हो रहा है, तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्रॉपरली. और साथ ही साथ जो वियना कन्वेंशन है उसके ऊपर भी आप इन्फॉर्मेशन ले लेंगे. सो फाइनली आज के इस वीडियो में हमने तीनों सेगमेंट को कवर किया और उसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सभी चीज़ों को कवर किया. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लें. और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है. आपको क्लैट या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.